जय हिंद दोस्तों, आप सभी का रब क्लासेस में स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, हम लोग संविधान का बहुत ही खूबसूरत टॉपिक पढ़ा जा रहा था जिसका नाम था न्यायपालिका। कल के पार्ट में जो है हम लोग देखा गया था कि न्यायपालिका का जो वर्णन है वह संविधान के भाग 5 में और जो है देखा गया है। अगर जो है न्यायपालिका में देखा गया तो हम लोग पढ़ा गया था, कल क्या है पढ़ा गया था, सर्वोच्च न्यायालय पढ़ा गया था। और सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन जो है अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 तक कल हम लोग पढ़ लिया गया था। इसमें हम लोग ने एक चीज़ और देखा गया था कि सर्वोच्च न्यायालय अगर देखा गया तो अनुच्छेद नंबर 124(1) पढ़ा गया था। अनुच्छेद नंबर 124(1) में क्या बताया गया है कि भारत में क्या होगा, एक सुप्रीम कोर्ट होगा। इससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे हम लोग ने कल सारा क्वेश्चन देख लिया गया था। दोस्तों, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ देखा गया था कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई है, अब तक कितने न्यायाधीश हो चुके हैं, दोस्तों वर्तमान में कितने न्यायाधीश हैं, सबसे ज़्यादा कार्यकाल किसका रहा है, सबसे कम कार्यकाल किसका रहा है, कितनी अब तक महिला न्यायाधीश बन चुकी है। दोस्तों, बहुत अच्छी तरह हम लोग पढ़ा गया है। और अब तक जो लोग हमारा फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं सर्वोच्च न्यायालय का, वो प्लीज़ जा करके देख लेंगे। उसके बाद जो है अब आप आगे आएंगे, आज जो है देखते रहेंगे, बहुत सारे जो है अच्छे से हम लोग डिस्क्राइब किया गया है। आज हम लोग आते हैं नेक्स्ट मतलब पार्ट लेकर के, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाता। तो कल हम लोग ने 124(1) देख लिया गया था, आज हम लोग देखेंगे 124 जो है 2 में क्या बताया गया है। दोस्तों ध्यान देंगे कि अनुच्छेद नंबर 124(2) में जो है, कल तो हम लोग 1 देख लिया गया था कि अनुच्छेद नंबर 124(1) में क्या है कि भारत में क्या होगा, एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। यानी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना या गठन के बारे में 124(1) में बताया गया है। अब अनुच्छेद नंबर 124(2) में क्या बताया गया है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया, यानी 124(2) में क्या बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है। दोस्तों EIS को देखा जाए, ये 124(2) में बताया गया है। दोस्तों अब ध्यान देंगे कि इनकी नियुक्ति कैसे होती है। दोस्तों आपको पता है कि यानी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। लेकिन उसके बाद देखेंगे 1950 से लेकर 1993 तक, 1950 से 1993 तक जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती थी कैसे होती थी, वह मंत्रिपरिषद क्या करता था, मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती थी। दोस्तों ध्यान देंगे कि 1950 से 1993 तक क्या मतलब था, कैसे नियुक्ति होती थी, जब मंत्रिपरिषद सिफारिश करता था, किससे करता था, राष्ट्रपति से, तब जाकर राष्ट्रपति क्या करता था, न्यायाधीशों की नियुक्ति करता था। लेकिन दोस्तों थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए, अगर मंत्रिपरिषद ही सिफारिश करेगा न्यायाधीशों का, उसके बाद जो है नियुक्त राष्ट्रपति करता है, तो बताइए अगर मंत्रिपरिषद सिफारिश कर रहा है तो बताइए न्यायालय में किसके आदमी रहेंगे, भाई सरकार के ही आदमी रहेंगे। तो बताइए सही निर्णय हो पाएगा क्या, बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि अनुच्छेद 50 क्या कहता है, न्यायपालिका को पूर्ण स्वतंत्र है अपना निर्णय देने के लिए। तो बताइए वह पूर्ण स्वतंत्र है क्या, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मंत्रिपरिषद सिफारिश कर रहा है, तब जाकर के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कर रहा है, राष्ट्रपति कर रहा है। दोस्तों इसको देखते हुए देखा जा रहा था कि बहुत सारा क्या निर्णय बहुत गलत आ रहा था, यानी सरकार के फेवर में जा रहा था, जनता को सही निर्णय नहीं मिल पा रहा था। उसके बाद फिर डिसीजन लिया गया 1993 में कि नहीं, अब मंत्रिपरिषद जो है सिफारिश नहीं करेगा, अब कैसे इनकी नियुक्ति होती है। दोस्तों तो ध्यान देंगे 1993 से इनका जो अब क्या होता है, अब इनकी नियुक्ति कैसे होगी, 1993 से एक सिस्टम लेकर आया गया कॉलेजियम। क्या लेकर आया गया, कॉलेजियम। अब कॉलेजियम की सिफारिश पर कौन नियुक्त करेगा, राष्ट्रपति। अब मंत्रिपरिषद हट गया, कब, 1993 से। अब क्या निर्णय आ गया कि अब क्या है, कॉलेजियम सिफारिश करेगा, ठीक ना, और कौन नियुक्त करेगा, इनके न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। अब आपको माइंड में डाउट आ रहा होगा कॉलेजियम क्या। दोस्तों ध्यान देंगे, ये जो कॉलेजियम है एक प्रकार के क्या है, समिति कह सकते हैं या कमेटी कह सकते हैं, जिसको मीडिया वाले नाम क्या दे दिए, कॉलेजियम इसका नाम दे दिए। दोस्तों अब ध्यान देंगे, यह कॉलेजियम तो बन गया यानी नियुक्त करने के लिए। अब इस कॉलेजियम में दोस्तों एक आपके अध्यक्ष रहेंगे और 4 सदस्य रहेंगे। दोस्तों ध्यान देंगे, इस कॉलेजियम में क्या रहेंगे, एक अध्यक्ष रहेंगे और 4 सदस्य रहेंगे। अब ध्यान दीजिएगा कि एक अध्यक्ष कौन होगा, हमको अलग अध्यक्ष बनाने की आवश्यकता नहीं है, एक अध्यक्ष
कौन बनेगा? जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहेगा वह अध्यक्ष का काम करेगा, और 4 जो सदस्य होंगे वह सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे वह 4 जो है आपके सदस्य हो जाएंगे। यानी इस प्रकार हम देखेंगे कॉलेजियम में टोटल कितने लोग होंगे आपके? जो है 5 लोग होंगे, ठीक ना। एक अध्यक्ष और 4 कौन होंगे? आपके अन्य सदस्य होंगे। क्लियर? आई होप क्लियर हो रहा होगा दोस्तों। तो लाइक कर दीजिए भाई, लाइक करने में क्या जाता है आपका, ठीक ना। थोड़ा आपसे लाइक मिल जाता तो थोड़ा हम लोग भी क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं कि हाँ हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है दोस्तों, ठीक ना। अगर नहीं वीडियो पसंद आ रहा दोस्तों, लाइक ना कीजिए, कोई बात नहीं है, ठीक ना। चलिए अगला है, अब ध्यान देंगे कि यह सिस्टम 1993 था, कॉलेजियम सिस्टम। अब सवाल आता है, अब ऐसे जब कॉलेजियम सिस्टम आया तो बहुत सही निर्णय होता था, लेकिन क्या था, सरकार को यहाँ बहुत बुरा लगता था कि उनकी मनमानी नहीं चल पा रही थी। उसके बाद उन्होंने सरकार क्या कही कि भैया अब तुमको कुछ ठिकाना लगाना पड़ेगा, कुछ तो निर्णय लेकर आना पड़ेगा, तुम्हारी बहुत मनमानी हो गई दोस्तों, ठीक ना। फिर क्या करती है कि 1993 में कांग्रेस सरकार आती है दोस्तों। 2013 में कांग्रेस सरकार आ जाती है। यह क्या करती है, कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त करने की कोशिश करती है, ठीक ना, कि बेटा तुम बहुत मनमानी कर ली, अब हम तुम्हारा जो है ठिकाना लगाते हैं, ठीक ना। तब 2013 में कांग्रेस सरकार आती है। यह जो है 120वां, यहाँ लिखा गया है 120वां संविधान संशोधन विधेयक लेकर आती, 120वां संविधान संशोधन विधेयक लेकर आती है। कहती है 120वां संविधान संशोधन में क्या कहती है कि भैया अब तुम कॉलेजियम सिस्टम को हटाओ, हम नया कानून लेकर आ रहे हैं जो 120वां संविधान संशोधन विधेयक होगा, और उनका नाम होगा न्यायिक नियुक्ति आयोग गठन। क्या नाम होगा? न्यायिक नियुक्ति आयोग गठन। मतलब कॉलेजियम सिस्टम को हटाना चाहती है, इसके जगह पे क्या लेकर आना चाहती है? न्यायिक नियुक्ति आयोग लेकर आती है। कौन? कांग्रेस सरकार। लेकिन दोस्तों ध्यान होगा कि यह जो है विधेयक लेकर आई तो इसको पारित भी करवाना जरूरी है। पारित होगा तभी जो है कानून बनेगा, और कानून बन जाएगा तभी कॉलेजियम सिस्टम हटेगा। लेकिन क्या है, सबसे पहले लोकसभा में लेकर आती है सरकार, तो इसमें क्या हो जाती है? बिल्कुल पारित हो जाता है। लोकसभा में क्या हो जाता है? पारित हो जाता है। लेकिन दोस्तों ध्यान देंगे, और उसके बाद यहां से पारित होने के बाद किसके पास जाएगा? राज्यसभा के पास। अब राज्यसभा में जब तक जाता तब तक क्या हो जाता है? लेट हो जाता है, और लेट हो जाता है तो लोकसभा क्या हो जाती है दोस्तों? लोकसभा हमारी भंग हो जाती है, और लोकसभा जो है भंग हो जाएगा तो बताइए राज्यसभा पारित हो पाएगा? क्या नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार जो है 120वां संविधान संशोधन क्या हो गया? रद्द हो गया, मतलब पारित नहीं हुआ, तो न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन नहीं हो पाया दोस्तों। लेकिन ध्यान देंगे उसके बाद अगस्त 2014 में कौन सी सरकार आती है? देखते हैं, यहाँ कांग्रेस सरकार चली जाती है, फिर हमारे मोदी साहब आते हैं, ठीक ना, ठीक ना मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ठीक है ना, कि अगस्त 2014 में भारतीय जनता पार्टी आती है। अब आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी आती है, जो है सरकार, आपको पता है जितने जो पार्टियां होती हैं सब मिली जुली सरकार इनको होती है। उनको पता था जो एक कांग्रेस सरकार लेकर आई थी न्यायिक नियुक्ति आयोग, इस क्या है सरकार के हित में यह आयोग जो है कमेटी लेकर आई थी, इसको पारित करना बहुत जरूरी है। हमारा भी फायदा होगा, आने वाली सरकार का भी फायदा होगा दोस्तों, ठीक है ना, क्योंकि ये सरकार के हित में ही काम हो रहा था, ठीक है ना। तो ये भारतीय जनता पार्टी लेकर आती है 121वां संविधान संशोधन। ध्यान देंगे 121वां, 120वां तो लेकर आई थी कौन? कांग्रेस सरकार। लेकिन क्या हो गया था, ये मतलब पारित नहीं हुआ था। 121वां लेकर आया कौन सा? आपका भारतीय जनता पार्टी, 121वां संविधान संशोधन विधेयक। अब दोस्तों ध्यान देंगे यह लेकर आई कौन सा? भारतीय जनता पार्टी। तो सबसे पहले लोकसभा में लेकर गई, लोकसभा में लेकर गई तो यहाँ क्या हो गया? पारित हो गया। क्यों पारित हो गया दोस्तों? कॉमन सेंस लगाइए, क्यों पारित हुआ? क्योंकि आपको पता है यहाँ एनडीए की सरकार थी, यहाँ एनडीए का पूर्ण बहुमत था, यानी कांग्रेस कह सकते हैं और उससे संबंधित जो है सहयोगी संगठन है वो एनडीए सरकार थी। यहाँ पूर्ण बहुमत था तो स्वाभाविक सी बात है लोकसभा में पारित होगा ही होगा दोस्तों, ठीक ना। अब यहाँ से पारित होने के पास किसके पास गया दोस्तों? तो राज्यसभा के पास गया। किसके पास? राज्यसभा के पास। अब दोस्तों पता है कि राज्यसभा में किसका पूर्ण बहुमत था? यहाँ पे यूपीए सरकार थी। कौन सा था? यूपीए सरकार था, यानी कह सकते हैं आपका
कांग्रेस और उसके सहयोगी संगठन का यहाँ जो है पूर्ण बहुमत था। तो दोस्तों बताइए यहाँ पारित हो गया क्या? बिल्कुल हो गया दोस्तों, बिना कुछ सोचे समझे राज्यसभा में भी क्या हो गया? पारित होगा, क्योंकि आप जानते हैं चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं दोस्तों, ठीक है ना भैया। पता है राज्य सरकार को कि आज हमारी सरकार नहीं है, यानी कांग्रेस सोची कि हमारी सरकार नहीं, हो सकता भविष्य में हमारी भी सरकार आए और ये हमारे ही हित में काम हो रहा है, तो बिना सोचे समझे क्या है राज्यसभा भी क्या कर देता, इस विधेयक को पारित कर देता। अब दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा से क्या है विधेयक पारित हो गया, तो किसके पास जाता है? राष्ट्रपति के पास। और ऐसे विधेयक को राष्ट्रपति क्या है बाध्य होते हैं जो है अपना सिग्नेचर करने के लिए। तो राष्ट्रपति क्या करते हैं? इस विधेयक पे 1 जनवरी 2015 को क्या कर देते हैं दोस्तों? हस्ताक्षर कर देते हैं, यानी सिग्नेचर कर देते हैं। और राष्ट्रपति जिस पे सिग्नेचर कर देते हैं वह कानून बन जाता है। जब हस्ताक्षर कर देते हैं तो यह जो 121वां संविधान संशोधन है, यह कितने नंबर का संशोधन बन जाता है? 99वां संविधान संशोधन यह जो है पारित हो जाता है दोस्तों, ध्यान देंगे। अब 99वां संविधान संशोधन पारित हो गया, इसमें क्या बात कहा जो भाजपा सरकार लेकर आई थी 99वां संविधान संशोधन में, उसका नाम था राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। क्या था? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। इसके पहले कांग्रेस सरकार क्या लेकर आई थी? न्यायिक नियुक्ति आयोग, लेकिन इसमें जो है भारतीय जनता पार्टी एक संशोधन की है, उसकी जगह राष्ट्रीय लगा दी। तो ये राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग लेकर आया गया था 121वां संविधान संशोधन द्वारा और पारित हो गया। तो कितने नंबर का कानून बन गया? 99वां संविधान संशोधन बन जाता है। अब क्या आया, जब यह पारित हो गया तब अब क्या होगा? जो न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होगी वो कैसे होगी? जब राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग सिफारिश करेगा तो उनकी नियुक्ति कौन करेगा दोस्तों? राष्ट्रपति करेगा। आई होप क्लियर हो रहा होगा, कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। अब दोस्तों ध्यान देंगे कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन हो जाता है, तो इसमें टोटल कितने मेंबर थे? टोटल इसमें 1 + 5 यानी टोटल 6 मेंबर थे दोस्तों। ध्यान देंगे जब इसमें एक क्या होंगे? एक आपके अध्यक्ष होंगे, यानी एक अध्यक्ष का मतलब जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होंगे ये हो जाएंगे। अब 5 में ध्यान देंगे, 5 में 2 सदस्य हो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा दोस्तों, और एक आपके हो जाएंगे, एक सदस्य कौन होंगे? कानून मंत्री हो जाएंगे, और 2 सदस्य कौन हो जाएंगे? विधिवेत्ता। अब ये जो 2 सदस्य होंगे दोस्तों ध्यान देंगे, यह प्रधानमंत्री क्या करेगा? एक कमेटी बनाएगा, यानी सिफारिश करेगा इन दोनों व्यक्तियों के लिए, और इनकी नियुक्ति कौन करेगा दोस्तों? राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति। अब थोड़ा कॉमन सेंस लगाया जाए दोस्तों कि टोटल अगर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग में देखा गया तो टोटल 6 लोग थे। यहां तो देखा गया हम लोग 2 आदमी, यानी 2, एक अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और 2 सदस्य यानी सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश। ये तो टोटल 3 आदमी यानी कह सकते हैं न्यायालय के आदमी हो गए, ठीक ना, यानी सुप्रीम कोर्ट के आदमी हो गए। लेकिन यहां 3 देखा जाए दोस्तों, एक सदस्य कानून मंत्री, ये तो सरकार की ही आदमी है, और ये देखा जाए 2 सदस्य जो हो रहे हैं विधिवेत्ता, ठीक ना, जो प्रधानमंत्री सिफारिश कर रहा है और कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति कर रहा है। तो ये 3 आदमी किसके हो गए? यानी कह सकते हैं जो सरकार रहेगी उसके आदमी हो गए। तो बताइए दोस्तों ये 3 इसके यानी 50-50 हो गए। तो बताइए इसमें भी कोई निर्णय सही हो पाएगा क्या? बिल्कुल नहीं हो पाएगा दोस्तों, ठीक ना। अगर मान लिया जाए मान लिया जाए कि कोई एक न्यायाधीश क्या हो जाता है? रिटायर हो जाता है, तो बताइए कैसे इनकी नियुक्ति होगी? तो ये झगड़ा करेंगे नहीं हमारे आदमी होंगे, ये झगड़ा करेंगे नहीं हमारे आदमी होंगे। तो इस प्रकार ये भी सिस्टम क्या हो जाता है दोस्तों? फेल हो जाता है। फिर क्या होता है कि आप देखते हैं जो 99वां संविधान संशोधन है, ये मार्च 2015 में सुप्रीम कोर्ट को चुनौती की जाती है कि भैया यह जो नियम कानून बना है नियुक्त करने वाला, यह प्रक्रिया क्या है? गलत है। अब क्या होना चाहिए? चेंज होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है दोस्तों? ध्यान देंगे कि ये 99वां संशोधन जो है मार्च 2015 में सुप्रीम कोर्ट को क्या किया जाता है? चुनौती दिया जाता है दोस्तों। उसके बाद जो है उस समय जे.एस. खेहर के नेतृत्व में, उस समय कौन थे? जे.एस. खेहर के नेतृत्व में ये चुनौती दी जाती है। इसके बाद क्या होता है दोस्तों? 5 जो है न्यायिक पीठ का गठन किया जाता है। चुनौती देने के बाद क्या होता है? 5 न्यायिक पीठ का गठन किया जाता है दोस्तों। तो उसके बाद क्या होता है? 16 अक्टूबर 2015 को क्या आता है? निर्णय आता है। और क्या निर्णय आता है दोस्तों? कि यह जो 99वां संविधान संशोधन को असंवैधानिक घोषित किया जाता है। यानी जो 99वां संविधान संशोधन भाजपा सरकार लेकर आई थी, जिसका नाम था राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, इसको क्या कर दिया जाता है? इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया जाता है दोस्तों। उसके बाद क्या होता है कि अब पुनः न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होगी वह क्या होगी? पुराने सिस्टम यानी कह सकते हैं कॉलेजियम
कॉलेजियम के ही सिफारिश पर होगी और कॉलेजियम सिफारिश करेगी तो उसका नियुक्त कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा दोस्तों। तो इस प्रकार आप देखे हैं कि अनुच्छेद नंबर 124 में कैसे न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है दोस्तों। यह दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है। सिंपल आप किताबों में जाएंगे तो सिंपल लिखा हुआ है 124(2) में न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है, लेकिन दोस्तों इस प्रकार आप पोस्टमार्टम करेंगे तो आपसे एक भी क्वेश्चन इससे बाहर जो है नहीं क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सारे क्वेश्चन हमारे मिल जाएंगे दोस्तों, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। हाँ दोस्तों, चलिए अब हम लोग देखते हैं जो अनुच्छेद नंबर 124(3) दोस्तों ध्यान देंगे। 124(3) में क्या बताया गया दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की योग्यता, यानी 124(3) में क्या बताया गया है, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी योग्यता क्या क्या होनी चाहिए दोस्तों। ध्यान देंगे, कुछ पॉइंट्स हैं जो उनकी योग्यता के लिए आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको हम लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों। पहला है कि भारत का नागरिक, यानी जब भी न्यायाधीश बनना है तो क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना जरूरी होता है। दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों कि किसी हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, यानी भारत के किसी भी हाई कोर्ट में अगर 5 साल तक क्या किया हो, वह न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, तब भी क्या है, वह जो है इसकी योग्यता होनी चाहिए। या किसी हाई कोर्ट का या किसी हाई कोर्ट या विभिन्न न्यायालय यानी उसके समकक्ष न्यायालय में 10 वर्ष तक वकालत का अनुभव हो। किसी हाई कोर्ट कर सकते हैं या उससे संबंधित न्यायालय में कम से कम 10 साल तक क्या किया हो, वकालत का अनुभव हो, या राष्ट्रपति की नजर में क्या है, विधिवेत्ता हो, क्या हो, या राष्ट्रपति की नजर में विधिवेत्ता हो। इन तीनों में से कोई एक ही होना चाहिए दोस्तों, तीनों जरूरी नहीं है, तीनों में से कोई एक चीज होना चाहिए। तो अगर ये तीनों में से कोई एक है तो क्या है, वो न्यायाधीश की योग्यता रख सकता है दोस्तों। अभी तक अगर देखा है अपने भारत के संविधान में तो आप जो है ये दोनों रूल से आपके न्यायाधीशों की नियुक्ति हो चुकी है, इनमें से किसके आधार पे जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं हुई है दोस्तों। ध्यान देंगे कि यहाँ विधिवेत्ता का मतलब क्या होता है, कुछ लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा होगा कि विधिवेत्ता का मतलब क्या होता है। ये होता है कानून का जानकार, यानी राष्ट्रपति की नजर में क्या हो, वह व्यक्ति कानून का जानकार हो, उसी को विधिवेत्ता कहा जाता है, ठीक ना। अब तक जो है देखा जाए तो इन सब में देखा जाए जितनी योग्यता है इन पे तो न्यायाधीश बन चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है विधिवेत्ता के अकॉर्डिंग जो है अभी तक किसी न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं हुई दोस्तों। ध्यान देंगे अभी आज तक जो है ऐसे इस कंडीशन में कभी जो है अभी न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं हुई है, ठीक ना। यानी कहने का मतलब क्या हो, योग्यता क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए पहली बात। दूसरा क्या होना चाहिए, किसी हाई कोर्ट में 5 साल तक क्या हो, न्यायाधीश का काम कर चुका हो, या हाई कोर्ट या उसके समकक्ष जो है न्यायालय में 10 साल का वकालत कर चुका हो, या कह सकते हैं राष्ट्रपति की नजर में विधिवेत्ता हो। दोस्तों ये सब क्या होना चाहिए, न्यायाधीशों की योग्यता होती है, ठीक ना। अब दोस्तों हम लोग आते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। देखो दोनों हम लोग तो पढ़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, लेकिन यहाँ हाई कोर्ट लिए हैं, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए हम दोनों साथ लेने हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया दोस्तों। अब देखा जाए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को कैसे हटाया जा सकता है दोस्तों, दोनों की प्रक्रिया सेम है, इसलिए हम दोनों को साथ लेकर चल रहे हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, वैसे हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को भी क्या किया जाता है, हटाया जा सकता है दोस्तों, ठीक ना। आइए अब ध्यान देंगे कि अनुच्छेद नंबर, अब देखा जाए दोनों का हटाने की प्रक्रिया सेम है, क्लियर, बट अंतर क्या है, अंतर सिर्फ अनुच्छेद का है, आर्टिकल का जो है अंतर है दोस्तों। अब ध्यान देंगे अनुच्छेद नंबर 124(4) में क्या बताया गया दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की हटाने की प्रक्रिया, यानी 124(4) में क्या बताया गया है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। उसके बाद बात करते देखिए लिखे हैं दोस्तों अनुच्छेद नंबर 217(1). 217(1) में क्या है, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। माइंड में सेट कर लीजिए दोस्तों, ठीक ना। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया किसमें है, आपका 124(4) में है, और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया किसमें है, 217(1) में दोस्तों। ध्यान देंगे बस अनुच्छेद अलग अलग है, लेकिन दोनों को हटाने का प्रोसेस क्या है दोस्तों, सेम ही है। माइंड में सेट कर लीजिए, क्लियर। अब सवाल आता है कैसे हटाया जाता है, ठीक ना, कैसे न्यायाधीशों को हम हटाते हैं दोस्तों। तो ध्यान देंगे हटाने की प्रक्रिया क्या है। सबसे पहला पॉइंट देखेंगे
कि अगर किसी न्यायाधीश को हटाना है तो हटाने के लिए क्या, न्यायाधीशों को हटाने के लिए हमको हटाने के लिए प्रस्ताव लेकर आना पड़ेगा, ठीक ना। अब प्रस्ताव, सबसे पहले न्यायाधीशों का प्रस्ताव हम कहां लेकर जाते हैं, तो हम संसद में लेकर जाते हैं दोस्तों। कहां, संसद में लेकर जाएंगे सबसे पहले। अब संसद में हम चाहे लोकसभा में लेकर जाए चाहे राज्यसभा में, कोई बाउंडेशन नहीं है दोस्तों, ठीक ना। किसी भी अगर न्यायाधीश के प्रति हम हटाने का प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं तो सबसे पहले तो हमारा कहां जाएगा दोस्तों, संसद में जाएगा। लेकिन संसद में आपको पता है एक लोकसभा होती है और एक राज्यसभा होती है, तो हम चाहे लोकसभा में ले जा सकते हैं चाहे राज्यसभा में ले जा सकते हैं, दोनों में से किसी को में भी ले जा सकते हैं, ठीक ना। अब दोस्तों ध्यान देंगे दूसरा प्रोसेस क्या है, अगर हम लोकसभा में सबसे पहले लेकर जा रहे हैं तो उसके लिए कम से कम 100 सदस्यों का समर्थन होना जरूरी है, कितना, 100 सदस्यों का समर्थन होना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्लियर। इसके बाद अगर हम राज्यसभा में अगर लेकर जाते हैं तो कम से कम क्या है, 50 सदस्यों का समर्थन होना जरूरी है दोस्तों। अब ध्यान देंगे अगर हम लोकसभा में लेके जा रहे हैं तो 10 सदस्यों का समर्थन होना, 100 सदस्यों का समर्थन होना जरूरी है। अगर हम राज्यसभा में लेकर जा रहे हैं तो 50 सदस्यों का समर्थन होना जरूरी है, दोनों में से हम किसी में भी ले जा सकते हैं, ठीक ना। अब दोस्तों ध्यान देंगे उसके बाद दूसरी प्रक्रिया क्या होती है कि 14 दिन पूर्व न्यायाधीश को सूचना दी जाती है, यानी जिस भी न्यायाधीश के प्रति हम महाभियोग लेकर आते हैं दोस्तों उनको 14 दिन पूर्व क्या की जाती है, सूचना दी जाती है। अब आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा तो यह सूचना क्यों दी जाती है दोस्तों, थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए दोस्तों, ये सूचना क्यों दी जा सकती है, ठीक ना। तो ध्यान देंगे सूचना इस वजह से दी जाती है ताकि जिस न्यायाधीश के प्रति हम महाभियोग ले आ रहे हैं दोस्तों वह समझ ले कि मतलब उनका रीजन क्या है, वह अपने आप को साबित कर ले कि मतलब जो हमारे प्रति महाभियोग लाया जा रहा है उसके प्रति अपने बचाव के लिए वो बोल सके, इसलिए जो सूचना दी जाती है, क्लियर। अब ध्यान देंगे कि 14 दिन पूर्व जो न्यायाधीश को सूचना दी जाती है। अब तीसरा पॉइंट, ये जो सूचना दी जाती है, प्रस्ताव ले जाता है किन किन कारणों में न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है, ठीक ना, उन किन किन आरोप में मतलब उनको हटाया जा सकता है। पहला दोस्तों लिखा गया है आपका कदाचार, पहला क्या है, कदाचार। कदाचार का मतलब दोस्तों होता मिसबिहेवियर, ठीक ना। और दूसरा है अक्षमता। ये देखिए अपने संविधान में ये दो शब्द लिखे गए हैं, कदाचार और अक्षमता के आरोप लगने पर। अब ध्यान देंगे यहाँ कदाचार आ रहा दोस्तों, तो कदाचार का मतलब क्या होता है, मिसबिहेवियर। मिसबिहेवियर का मतलब जैसे क्या है, मिसबिहेवियर का मतलब ये है कि संविधान का अगर उल्लंघन करने पे, अगर संविधान का उल्लंघन करेंगे तब भी उनके प्रति क्या, कदाचार ही लगेगा दोस्तों, ध्यान देंगे। या कह सकते हैं कोई लाभ के पद पे हैं तब भी कदाचार का ही आरोप लगेगा दोस्तों, या न्यायिक अवमानना करेंगे तब भी कदाचार का ही जो है आरोप लगेगा दोस्तों, ध्यान देंगे। कब कब कदाचार में हो सकता है, कब कि जब क्या संविधान का उल्लंघन हो दोस्तों, तब भी क्या होगा, कदाचार होगा। दूसरा पॉइंट क्या होगा, जब यह लाभ के पद पे कार्य करेंगे तब भी कदाचार का ही आरोप लगेगा दोस्तों। तीसरा पॉइंट, न्यायिक अवमानना करेंगे तब भी कदाचार का ही आरोप लगेगा दोस्तों। ये सब क्या हो जाएंगे, कदाचार। दूसरा शब्द आ रहा दोस्तों अक्षमता। अक्षमता का मतलब समझिएगा, कह सकते हैं जो है शारीरिक अक्षमता। कदाचार का मतलब क्या है, शारीरिक अक्षमता। इसका मतलब क्या है, अगर कोई न्यायाधीश है, ठीक ना, अगर कोई न्यायाधीश है, ठीक ना, अगर वो पागल हो जाता है, मान लीजिए किसी कारणवश क्या हो जाता है दोस्तों, पागल हो जाता है और कहता है कि नहीं हम जो है न्यायाधीश के पद से नहीं हटेंगे, ठीक है ना, तो उसके समझ कौन सा आरोप लगेगा, वो अक्षमता लगेगा। या किसी कारण भगवान ना करे किसी न्यायाधीश को क्या मार दे, क्या मान लिया, लकवा मार दिया जाए, मार दे, ठीक ना, लकवा मार देगा तो दोस्तों उनके प्रति जो आरोप लगाया जाएगा उनको हटाने के लिए किसके रूप में आएगा, वो अक्षमता के ही रूप में आएगा दोस्तों, ठीक ना। या कोई जिद्दी बन जाए, ठीक ना, कि न्यायाधीश की मतलब उसको लकवा मार दे, कहे कि नहीं हम नहीं हटेंगे नहीं हटेंगे, तो दोस्तों उनको तो हटाना पड़ेगा ना, तो किसके आरोप में हटाना पड़ेगा, वो अक्षमता के आरोप में हटाना पड़ेगा दोस्तों, ध्यान देंगे, ठीक ना। अभी तक जो है इन पे कदाचार के आरोप में न्यायाधीशों को हटाया जा चुका है, लेकिन अक्षमता के आरोप में अभी तक किसी भी न्यायाधीशों को नहीं हटाया गया दोस्तों, इस पॉइंट को जानते रहिएगा, ठीक ना। आई होप क्लियर हो रहा होगा दोस्तों। अगर क्लियर हो रहा है दोस्तों, जो अभी तक लाइक नहीं किए प्लीज लाइक कर दीजिए। अगर आपको हमारी मेहनत दिखाई दे रही है दोस्तों तो लाइक कीजिए, वरना मत कीजिए दोस्तों, ठीक है ना। दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, जो किस्मत होती है हाथों की लकीरों से नहीं माथे के पसीने से दोस्तों जो है बनती है, ठीक ना। इस बार तो हम लोगों की मंजिल की औकात तो तोड़नी ही तोड़नी है भाई, माँ बाप का सपना उसे पूरा करना हमारा क्या है, कर्तव्य है दोस्तों, ठीक ना। आई होप आप क्लियर हो गए। अगर ध्यान देंगे जब यह कदाचार
कदाचार का आरोप लगता है तो ध्यान देंगे, अगर मान लिया जाए हम लोकसभा में लेकर आते हैं तो कदाचार मान लीजिए लग गया, किसी न्यायाधीश के प्रति ये आरोप लग गए, तो इसकी जो है देखा जाए अगर लोकसभा के पास जाएगा तो इसकी जांच लोकसभा में किसके पास जाएगा, जो लोकसभा का अध्यक्ष रहेगा, ठीक ना। अगर राज्यसभा में जाएगा तो राज्यसभा के क्या होंगे, सभापति के पास जाएगा। अब अगर मान लिया जाए कि ये आरोप लग जाते हैं, अगर लोकसभा में जाता है तो लोकसभा अध्यक्ष क्या करेगा, एक क्या है समिति बैठाएगा, एक कमेटी बैठाएगा, ठीक ना, कमेटी बैठाएगा। उस कमेटी में कितने लोग रहेंगे दोस्तों, 3 लोग रहेंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। अगर ये आरोप लग जाता है तो अगर लोकसभा में जाता है तो इसमें क्या होता है, एक 3 सदस्यों की कमेटी बैठाई जाती है। इन 3 कमेटी में कौन कौन होगा दोस्तों, ध्यान देंगे। पहला होगा हाई कोर्ट के न्यायाधीश होंगे, तीन लोग में पहला कौन होंगे, एक होंगे हाई कोर्ट के न्यायाधीश और दूसरे होंगे किसी भी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और तीसरे जो व्यक्ति होंगे वह विधिवेत्ता यानी कानून का जानकार होना चाहिए। 3 व्यक्ति कौन होंगे, यानी 3 लोगों की कमेटी कौन कौन बैठेगी, एक हो जाएगा हाई कोर्ट के एक हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, दूसरा हो जाएगा किसी भी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और तीसरे हो जाएंगे विधिवेत्ता। अगर इन तीनों कमेटी ने अगर जांच की जाएगी कि किसके प्रति जो आरोप लग रहा है, जिस न्यायाधीश के प्रति आरोप लगाया जा रहा है, ये तीनों कमेटी क्या करेगी, जांच करेंगी। अगर जांच करेंगे, अगर सही पाया गया तो फिर अगर लोकसभा में गया तो लोकसभा अध्यक्ष को ये क्या करेगी, अपना रिपोर्ट सौंपेगी। अगर सही पाया गया तो क्या किया जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा में जो उपस्थित या उससे मतलब उपस्थित कर सकते हैं उसके जो सदस्य होंगे, अगर 2/3 बहुमत से, कितना 2/3 बहुमत से क्या हो जाता, अगर पारित हो जाता दोस्तों तो किसके पास जाएगा, पारित होने पे प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति क्या करेगा, इस पे हस्ताक्षर कर देगा और जैसे हस्ताक्षर करेगा दोस्तों न्यायाधीश को क्या करना पड़ेगा, हटना पड़ेगा। दोस्तों आई होप क्लियर हो गया होगा कि हटाने की प्रक्रिया क्या है, ठीक ना, हो गया होगा, ठीक ना। अब दोस्तों हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक ना। अगला है दोस्तों, अब हम लोग समाप्त कर लिए 100 यानी 124(1), 124(2), 124(3), 124(4) दोस्तों, ठीक ना, ये हम लोग देख लिया गया। अब हम लोग आते हैं दोस्तों 125, अगला अनुच्छेद होता है हम लोगों का 125। इसमें क्या बताया गया दोस्तों, ध्यान देंगे, इसमें लिखा गया है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते और पेंशन के बारे में बताया गया। 125 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट के वेतन भत्ते और क्या है, इनके पेंशन के बारे में बताया गया है 125 में दोस्तों। अब ध्यान देंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक ना, इनके वर्तमान में वेतन कितना है दोस्तों, 2,80,000। ध्यान देंगे वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है, 2,80,000। इसके पहले कितना था दोस्तों, कितना था, 1 लाख था, कितना था, 1 लाख था, ठीक ना दोस्तों। ध्यान देंगे बाधाएं हैं कौरव दल से, इन पर तुम कुछ करो और अर्जुन सा योद्धा बन के गांडी लेके टूट पड़ो। दोस्तों ध्यान देंगे, नोट पेन बुक साथ लेकर बैठिए दोस्तों, नोट्स बनाते चलिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये डाटा है, ध्यान देते रहिएगा आप लोग, ठीक ना। नेक्स्ट पॉइंट है, ये तो होगा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश होते हैं, इनका वेतन कितना होता है, 2,50,000। कितना होता है, 2,50,000। इसके पहले इनका वेतन कितना हुआ करता था दोस्तों, 90,000 हुआ करता था। क्लियर। अब सवाल आता है कि इनको वेतन कहां से मिलता है, इनको वेतन कहां से मिलता है, तो इनको वेतन मिलता है भारत के संचित निधि से। ध्यान देंगे कहां से मिलता है इनको, भारत के संचित निधि से। और ध्यान देंगे जो संचित निधि होता है इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है, 266(1). क्या है, 266(1) में इनका वर्णन है, यानी संचित निधि का जो वर्णन है भारत के संविधान के अनुच्छेद नंबर 266(1) में इसका वर्णन है। अब कुछ लोगों को डाउट आ रहा होगा कि संचित निधि क्या है, ठीक ना। जो संचित निधि होता है दोस्तों, ये भारत क्या कह सकते हैं, सरकार का अकाउंट होता है, ठीक ना। जितने भी टैक्स होते हैं यानी जितना भी टैक्स का पैसा जाता है वो संचित निधि में ही जमा होता है दोस्तों। सरकार जो पैसा खर्च करती है वो सारा कहां से खर्च करती है, संचित निधि से ही खर्च करती है दोस्तों। अब सवाल आ रहा होगा आप लोगों को, तो इस पे नियंत्रण यानी कंट्रोल कौन करता है, तो संचित निधि पे कंट्रोल हमेशा कौन करेगा, संसद करेगा। ये भी सवाल कई बार पूछा गया है कि संचित
नीति पे कंट्रोल कौन रखता है, वह कौन रखेगा, संसद ही रखेगा दोस्तों। ठीक है, आई होप क्लियर हो रहा होगा। ठीक है ना, चलिए अगला पॉइंट है दोस्तों कि अनुच्छेद नंबर 126। अनुच्छेद 126 में क्या बताया गया दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, क्या बताया गया है 126 में कि सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, अगर किसी कारणवश जो होता है मुख्य न्यायाधीश किसी कारणवश नहीं है, ठीक ना, तो उनकी जगह पे किसको बैठाया जाएगा, यानी किसको वह पद दिया जाएगा, इसके बारे में बताया गया है 126 में। ठीक है ना, कार्यवाहक का मतलब उनके स्थान पे, ठीक ना, कुछ समय के लिए। अब ध्यान देंगे तो इनको कौन बनाएगा दोस्तों, ध्यान देंगे कि राष्ट्रपति क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को, ध्यान देंगे सुप्रीम कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश, वरिष्ठ कोई जरूरी नहीं है, ठीक ना, वरिष्ठ से कोई मतलब नहीं है, वह सुप्रीम कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को कार्यवाहक, क्या है, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है, यानी सुप्रीम कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को क्या कर सकता है, वह कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है दोस्तों। इस प्रकार अगर आप सारे अनुच्छेदों को याद करते जाएंगे दोस्तों, तो एक समय ऐसा आएगा कि सुप्रीम कोर्ट से संबंधित सारे क्वेश्चन आपके जुबान पे रहेंगे और आपसे रियलिटी बता रहे कोई पंगा नहीं ले पाएगा दोस्तों। ठीक है ना, अभी तक जो हमारे फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं जो लोग, वह देख लेंगे, उसके बाद इस पार्ट को देखेंगे तो और ही सही से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है ना, चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।